हाँ जी सुनिए। सुनिएगा, सुनिए। अब आ रही है ना आवाज? आ रही है? बढ़िया। तो सुनिए, आज आपके जिस टॉपिक की हम चर्चा आपसे कर रहे हैं वो आपके कौन सा है? राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। राजस्थानी भाषा, मैंने बताया कि राजस्थान है भाषा के दृष्टिकोण से भाषाओं के अजायब घर के रूप में जाना जाता है। यहां अगर बात करें तो लगभग 73 बोलियां राजस्थान में बोली जाती हैं। लगभग कितनी? 73। अप्रोक्सीमेट आंकड़ा है, कहीं 72 मिलेंगी, कहीं 73 मिलेंगी, कहीं 77 मिलेंगी, ठीक है ना। तो लगभग 73 बोलियां आपके राजस्थान में बोली जाती हैं। इसलिए राजस्थान की भाषाओं के संदर्भ में एक कथन आपके यहाँ प्रसिद्ध है कि कोस कोस पे बदले पानी, 5 कोस पे बानी। कि हर कोस पे तो आपके पानी बदलता चला जाता है। आप देखें तो फ्लोराइड की मात्रा हर जगह पर बदलती चली जाती है, ठीक है। और हर 5 कोस पे लोगों की भाषा बदलती हुई चली जाती है। देखो, कल्चरल इम्पैक्ट आपके सबसे ज्यादा भाषा में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कि लोग आपके भाव वही हैं, शब्द हैं, केवल भाषा के दृष्टिकोण से लोगों के शब्द बदल जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी एक जो प्रमुख बात है वो आपके क्या उठती है कि भाई राजस्थान में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं, इन बोलियों में एक प्रश्न तो उठता है कि भाई कौन सी बोली मृदु ज्यादा है। मृदु का मतलब आपके मीठी ज्यादा है। और एक आपके कि कौन सी बोली कठोर ज्यादा है, अर्थात कर्कश ज्यादा है, ठीक है ना। कर्कशता को लेकर के अगर बोली की मृदुता को देखें तो कौन सी बोली सबसे ज्यादा मृदु है? देखो, मारवाड़ी नो डाउट मीठी बोली है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ी सी कम मीठी है, ठीक है ना। और जैसे जैसे जोधपुर से जैसे जैसे आप जैसलमेर बॉर्डर की ओर जाते हो ना, इसका मीठापन और कम होता चला जाता है और थोड़ा सा अक्खड़ होने लग जाती है, ठीक है। ढूंढानी बोली है, ये भी मीठी है, ठीक है, लेकिन ये भी कैसी है? कम मीठी है। और ढूंढानी बोली जैसे जैसे चौमू क्रॉस करोगे ये भी गड़बड़ाने लग जाती है, ठीक है ना। ढूंढानी बोली भी आपके मिठास आपके कम होने लग जाती है। अब आप ये देखो कि कम मीठी कौन सी है? ढूंढानी। और कम मीठी कौन सी है? मारवाड़ी। अगर दोनों को मिला दें तो ठीक ठाक मीठा हो जाएगा। तब ढूंढानी और मारवाड़ी बोली के मिश्रण से बनेगी मालवी। कौन सी बनेगी? मालवी। और मालवी बोली सबसे कर्णप्रिय या मीठी बोली मानी जाती है। अब सुनो, मालवी बोली है, ठीक ठाक मीठी हो गई। अब उसमें आधा चम्मच चीनी और मिला दो, अर्थात आपके मालवी बोली में जो पहले से ही ठीक मीठी है उसमें आपके आधा चम्मच मारवाड़ी और मिला दी तो क्या होगा? उसका स्वाद विकृत हो जाएगा ना। ज्यादा मीठी ऐसे खड़े चम्मच की चाय बन जाएगी ना, ठीक है। उस बोली से निकलेगी, यानी मालवी प्लस मारवाड़ी के सम्मिश्रण से निकलेगी कौन सी? रांगड़ी। कौन सी बोली? रांगड़ी। और रांगड़ी बोली अपनी कर्कशता के लिए प्रसिद्ध है। कर्कशता आपके एक तरह से जो तीक्ष्णपन है ना बोली में, ठीक है ना, जिसको हम रूखी बोली कह रहे हैं, वो आपके कर्कशता कहाँ देखने को मिलेगी? हमें रांगड़ी बोली में देखने को मिलेगी। लेकिन भाषाओं की हम पहले बात करें तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि भाई राजस्थानी भाषा है, इसका उद्भव कैसे हुआ है, इसका विकास कैसे हुआ है, इसका इतिहास क्या बोलता है और इसके उद्भव के बारे में अलग अलग विद्वानों की राय क्या क्या है, ठीक है। वहां से हमारे क्वेश्चंस आपके इसके संदर्भ में निकलेंगे।
तो आप देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा, क्या कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा में आपकी देखिए एक तो बात हमने किसकी की है, इसके इतिहास की। किसकी बात कर रहे हैं हम, इतिहास की। एक हम इसकी बात कर रहे हैं उद्भव की। किसकी बात की है हमने, उद्भव की। और एक किसकी बात कर रहे हैं हम, विकास की। और एक बात यहां पर जो की जा रही है वो कौन सी है, उद्भव संबंधी मत। उद्भव संबंधी मत, उद्भव संबंधी मतों की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उद्भव संबंधी, पहले हम बात करें किसकी, उद्भव की। तो देखो सबसे पहला प्रश्न जो हमको देखने को मिलता है कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि समस्त भाषाओं की जननी, जननी का मतलब माता, कि समस्त भाषाओं की जननी कौन सी बोली है। एक तो पहले तो ढंग से सुनो, फिर सोचो, तब बोलो, ठीक है। यानी कि प्रोसेस ऐसे होना चाहिए, इधर से बात घुसे, यहां आए, तब यूं निकले, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि पहले निकले फिर सोचे आपके कि भाई कि क्या हो रहा है, ये नहीं, ठीक है ना। मैंने आपसे भारत की भाषाओं की जननी नहीं पूछा, भारत की भाषाओं की जननी नहीं पूछा, और ना राजस्थान की पूछा। मैंने पूछा है समस्त भाषाओं की जननी, यानी कि दुनिया में जो भी भाषा बोली जा रही है, चाहे वो जर्मन है, चाहे वो लैटिनिक है, चाहे वो आपकी कैसी है, हिब्रू है, चाहे वो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत की भी तो माताजी होंगी ना कोई, ठीक है। तो वो आपके कौन सी है, बताइए। बताइए, सुनिए, अब आप सुनिएगा। मैंने आपको बताया है कि समस्त भाषाओं की जननी, जिससे वैदिक संस्कृत भी निकली है, ठीक है ना, वो है भारोपियन भाषा समूह। कौन सा है, भारोपियन भाषा समूह। अब सुनिएगा यहां पर, ये कौन सी है, भारोपियन भाषा, कौन सी है। अब भारोपियन भाषा भाषा ना होकर के भाषाओं का समूह है, भाषाओं का क्या है, समूह है। भारोपियन भाषा भाषा ना होकर के क्या है, भाषाओं का समूह है। इस भारोपियन भाषा से एक लैंग्वेज निकली, उसको बोलते हैं इंडो आर्यन भाषा। कौन सी बोलते हैं, इंडो आर्यन भाषा, इंडो आर्यन भाषा। अब इस इंडो आर्यन भाषा को बोलने वाला जो समूह है ना, वो इंडो आर्यन समूह कहलाया, जो कि हमारे यहाँ पर आर्यों के रूप में यहाँ आया है। किसके रूप में यहाँ आया है, आर्यों के रूप में। और आर्य आपको पता है वैदिक संस्कृत बोलते थे, तो इससे आपकी कौन सी लैंग्वेज निकली है, वैदिक संस्कृत, जिसको आप देख रहे हो अपने यहाँ पर। तो भारत की भाषाओं की जननी तो कौन सी हो जाएगी, वैदिक संस्कृत, और समस्त भाषाओं की जननी कौन सी हो जाएगी, भारोपियन। अब वैदिक संस्कृत से दो लैंग्वेजेस निकली, वैदिक संस्कृत से दो भाषाएं निकली। एक निकली पाली, एक कौन सी, पाली, और एक आई लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत है, लौकिक संस्कृत। जो आजकल आप पढ़ते हो ना, वो आपके वैदिक संस्कृत नहीं है। कौन सी है, लौकिक संस्कृत। इस पाली को हम क्या बोलते हैं, प्रथम प्राकृत। पाली को क्या बोलते हैं, प्रथम प्राकृत के नाम से किसे जानते हैं, पाली को, ठीक है। पाली से आपके फिर लैंग्वेज निकली प्राकृत। कौन सी निकली है,
अब प्राकृत में आपके देखो सौरसेनी प्राकृत निकली। कौन सी? सौरसेनी। सौरसेन क्षेत्र ये मथुरा और इसके ये पूरा क्षेत्र सौरसेन क्षेत्र है। एक निकली मागधी प्राकृत जो भोजपुरी वगैरह बोलेंगे, और एक आपकी कौन सी निकली है? महाराष्ट्री प्राकृत। कौन सी? महाराष्ट्री प्राकृत। महाराष्ट्री प्राकृत निकली है, कोई टेंशन थोड़ा ही ना यहां तक। तो पाली से आपके क्या निकली है? सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री प्राकृत, जबकि पाली को भी हमने क्या कहा है? प्रथम प्राकृत कहा है। अगर भाषाओं के उद्गम में क्रम पूछेगा तो पहले कौन सी आएगी? पाली, और उसके बाद कौन सी आएगी? प्राकृत। उसके बाद कौन सी आएगी? प्राकृत। ये आपके सौरसेनी प्राकृत है। कैसी है ये? सौरसेनी। अब प्राकृत भाषा से आपके फिर लैंग्वेज निकली। जैसे सौरसेनी से हमने 2 लैंग्वेज निकाली यहां पर, और 2 आपके लैंग्वेज कौन सी हो गई? ये हो गई आपके, एक हो गई गुर्जरी अपभ्रंश। अपभ्रंश आपके मैंने क्या बताया? भाषा का विकृत रूप है। जैसे अशोक को क्या बोल दिया? अशोक्या। मुकेश को क्या बोल दिया? उसी प्रकार आपके गुर्जरी अपभ्रंश और कौन सी है? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। इस सौरसेनी अपभ्रंश से जो बोली निकली वो कौन सी है? हिंदी। कौन सी है? और गुर्जरी अपभ्रंश से बोली निकली 2। एक तो कौन सी निकली? गुजराती। एक कौन सी निकली है? और एक कौन सी आई? राजस्थानी। और इस राजस्थानी बोली को हिंदी से जोड़ने में पुल का काम कौन सी बोली करती है? ये बोली करती है मेवाती। कौन सी है? मेवाती। मेवाती बोली, जो चरणदासी संप्रदाय की दयाबाई और सहजोबाई है ना, दयाबाई लिखेगी दयाबोध और सहजोबाई क्या लिखेगी? सहज प्रकाश। साहित्य में वो कौन सी भाषा में लिखेंगी? मेवाती में। तो मेवाती बोली ने हिंदी और राजस्थानी को जोड़ने में पुल का काम किया है। ठीक है ना? किसका काम किया है? पुल का। प्रश्न 3 याद रखने हैं बस। कौन कौन से? समस्त भाषाओं की जननी भारोपियन, भारत की भाषाओं की जननी वैदिक, वैदिक संस्कृत। एक क्रम, पहले वैदिक संस्कृत, फिर पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश से कौन सी निकली? राजस्थानी। राजस्थानी को हिंदी से जोड़ने का काम किसने किया है? मेवाती। किसने किया है? मेवाती। ठीक है। अब यहां पर देखिए कि अलग अलग विद्वानों का मानना अलग अलग है। ठीक है। जैसे कैसी कैसी बातें करते हैं लोग आपके देखो, जैसे सुनीत कुमार चटर्जी। कौन है? सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी ने आपके राजस्थानी बोली का उद्भव कौन सी बोली से बताया है? सौराष्ट्री अपभ्रंश से। किससे बताया है? सौराष्ट्री अपभ्रंश से। निकलेगी तो अपभ्रंश से ही, लेकिन आपके अलग अलग बताते हैं। इसने बताया सौराष्ट्री अपभ्रंश से। दूसरी बात, अगला नाम आया मोतीलाल मेनेरिया। मोतीलाल मेनेरिया, और इनके साथ जुड़े हुए हैं के.एम. मुंशी। इनके साथ कौन है? के.एम. मुंशी। ये के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनेरिया ये कहां से बताते हैं राजस्थानी बोली का उद्भव? गुर्जरी अपभ्रंश से। गुर्जरी अपभ्रंश से। गुर्जरी अपभ्रंश से किसने बताया है? के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनेरिया ने। अब तीसरी बात देखो, एक आपके व्यक्ति हुआ जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। भाषाविद है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉन अब्राहम के नाम से याद रखो आप तो, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन।
इसने आपके कौन सी भाषा से उत्पत्ति बताई है? नागरी अपभ्रंश से। किससे बता दी है? अब यहां पर एक बात देखिएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन वो पहला व्यक्ति है जिसने 1912 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित की, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में इसने पहली बार राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन किया है। देखो मैं अलग से बताता हूं आपके, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये राजस्थानी का उद्भव आपके किससे बताते हैं? नागरी अपभ्रंश से। किससे बताया है? नागरी अपभ्रंश से। इन्होंने आपके क्या लिखी हैं? दो पुस्तकें, एक है द वर्नाकुलर लिटरेचर इन नॉर्दर्न इंडिया, वर्नाकुलर लिटरेचर इन नॉर्दर्न इंडिया किसने लिखी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और एक कौन सी है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में, जो कि 1912 की है, इस पुस्तक में आपके क्या किया है इन्होंने? राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन, राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। कौन सी पुस्तक में किया गया है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। कब की है पुस्तक? 1912। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ वापस। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं विकास की। देखो, विकास से एक बार एक प्रश्न पूछा गया है, केवल आपके पीटीटी एग्जाम में पूछा गया है, वो भी ठीक है ना। कैसे? विकास को अगर आप देखें तो यहां पर आप देखिए गुर्जरी अपभ्रंश है। कौन सी है? गुर्जरी अपभ्रंश। एक कौन सी है? प्राचीन राजस्थानी। फिर कौन सी है? मध्य राजस्थानी। फिर कौन सी है? अर्वाचीन राजस्थानी। अगर भाषा का विकास देखें तो देखिए 11वीं से 13वीं सदी तक आपकी कौन सी है? गुर्जरी अपभ्रंश। 13वीं से 16वीं सदी तक कौन सी है? प्राचीन राजस्थानी। 16वीं से 18वीं सदी तक कौन सी है? और 18वीं सदी के पश्चात कौन सी है? अर्वाचीन राजस्थान। प्रश्न आपके इससे आया कि राजस्थानी भाषा का विकास कब हुआ? ऑप्शन थे 11वीं, 13वीं, 16वीं और 18वीं। कब हुआ? अरे अब तो आंसर सामने लिख रहा है 13वीं। अरे 11वीं में तो गुर्जरी अपभ्रंश है। कौन सी है? गुर्जरी। राजस्थानी कहाँ आ रही है? और फिर मध्य राजस्थानी जो भाषा है, इस मध्य राजस्थानी भाषा को जो ख्यात साहित्य है, कैसा साहित्य है? ख्यात, ठीक है ना। ख्यात साहित्य के द्वारा विकसित किया गया है। मध्य राजस्थानी भाषा को विकसित करने का श्रेय किसको है? ख्यात साहित्य को। और ख्यात साहित्य को भी विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? अकबर को जाता है। किसको जाता है? अकबर को। तो मध्य राजस्थानी भाषा अकबर के काल में अधिक समृद्ध हुई है।
रीजन क्या है कि अकबर ने अबुल फजल को आदेश दिया किस बात का कि भाई ऐसा कर, हमारे सब बाबर, हुमायूं, मेरा सबका इतिहास लिख। अबुल फजल ने आपके असमर्थता प्रकट की कि भाई बाबर और हुमायूं के समय तो मैं ही नहीं था, तो मैं उनका इतिहास कैसे लिखूं। आपका इतिहास में लिख सकता हूं, लेकिन बादशाह को डायरेक्ट मना नहीं कर सकते ना। इसीलिए ये कहा कि भाई ऐसा है, यदि आप बाबर और हुमायूं से संबंधित स्रोत मेरे को उपलब्ध करा दें तो मैं आपके उनके भी इतिहास का लेखन कर लूंगा। ये किसने कहा? अबुल फजल ने। और तब अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में आदेश दिया कि जो जो बाबर और हुमायूं से संबंधित हैं वो अपने अपने समय के इतिहास लेखन का कार्य करें। और उन सोर्सों के आधार पर अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई। ठीक है ना? किसकी रचना की गई? अकबरनामा की। और ये ख्यात साहित्य उस समय राजस्थान में, क्योंकि इतिहास परक रचनाएं हैं, ख्यात आपके कैसी हैं? इतिहास परक रचनाएं। ये ख्यात साहित्य यहाँ क्या हो गया है? लोकप्रिय हो गया है। क्या हो गया है? लोकप्रिय हो गया है। कोई टेंशन नहीं है। एक ही प्रश्न याद रखना है, 13वीं सदी में विकास हुआ है राजस्थानी। ठीक है, अगली बात देखो। अब बात आती है इतिहास की। तो इतिहास में सबसे पहले आप देखो, एक आपके हमने ग्रंथ गुर्जर प्रतिहारों में भी उल्लेख किया था, उद्योतन सूरी। व्यक्ति कौन है? उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी आपके किसके शासन काल में थे? वत्सराज के। गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज के। उन वत्सराज के शासन काल में उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा, कुबलय माला। कुबलय माला। इस कुबलय माला नामक ग्रंथ में इनके द्वारा 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी देशी भाषा? 18। और इन 18 देशी भाषाओं में से राजस्थान में बोली जाने वाली जो बोली है, इसको क्या नाम दिया गया है? मरु बोली नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मरु बोली नाम दिया गया है। किसमें? उद्योतन सूरी की कुबलय माला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है, जिनमें से राजस्थान में बोली जाने वाली बोली के लिए मरु बोली शब्द प्रयोग में लिया गया है। मरु बोली शब्द प्रयोग में लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। वत्सराज के शासनकाल के सामाजिक धार्मिक जीवन की जानकारी भी हमें किससे मिलती है? और इसकी रचना कहाँ हुई है? भीनमाल जालौर। कहाँ हुई है? भीनमाल जालौर। ठीक है। दूसरी बात, एक हुए हैं कवि कुशल लाभ। कौन हुए हैं? कवि कुशल लाभ। इन कवि कुशल लाभ के द्वारा आपके एक पुस्तक लिखी गई है, वो है पिंगल शिरोमणि। कौन सी पुस्तक लिखी गई है? पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि। इस पिंगल शिरोमणि नामक पुस्तक में राजस्थान में बोली जाने वाली बोली के लिए इन्होंने मारवाड़ी बोली शब्द प्रयोग में लिया है। कौन सा? मारवाड़ी। उसी प्रकार आपके कौन हैं? अबुल फजल। और अबुल फजल ने क्या लिख दी? अकबरनामा। क्या लिख दी है? अकबरनामा। अकबरनामा का ही पार्ट क्या है? आइन ए अकबरी। अकबरनामा का ही पार्ट क्या है? आइन ए अकबरी। इसमें अबुल फजल के द्वारा राजस्थान में बोली जाने वाली बोली के लिए कौन सी बोली प्रयोग में लिया गया है? मारवाड़ी बोली। क्या प्रयोग में लिया गया है? मारवाड़ी। कोई टेंशन? गिने चुने प्रश्न हैं। राजस्थान की भाषा, उसका हमने बताया उद्भव। उद्भव में आपको बताया कि समस्त भाषाओं की जननी कौन सी है? भारोपियन भाषा से कौन सी निकली? इंडो आर्यन भाषा से वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से पाली। पाली को क्या कह दिया? प्रथम प्राकृत। और कौन सी निकली? लौकिक संस्कृत। पाली से आपके सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। सौरसेनी प्राकृत से गुर्जरी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी। अब देखो,
राजस्थानी बोली पर गुजराती और इनकी दोनों की मम्मी एक ही है ना, इसलिए राजस्थानी पर सबसे ज्यादा प्रभाव है गुजराती का। चाहे बागड़ी की बात करें, बागड़ी पे तो छाई हुई है पूरी, ठीक है, तो गुजराती का प्रभाव राजस्थानी पर इसलिए ज्यादा है। और राजस्थानी और हिंदी को जोड़ने का काम कौन करती है? मेवाती। इधर सुनीत कुमार चटर्जी ने किससे बता दिया, और मोतीलाल मनेरिया और के एम मुंशी ने गुर्जरी अपभ्रंश से, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इधर राजस्थानी भाषा का विकास कौन सी सदी में हो गया? 13वीं सदी में। उद्योतन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिख दिया? कुवलय माला। कुवलय माला में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 देशी भाषाओं में से राजस्थान में बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? मरु बोली। कवि कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि में राजस्थान में बोली जाने वाली बोली कौन सी हो गई? मारवाड़ी। अबुल फजल ने राजस्थान में बोली जाने वाली मारवाड़ी। अबुल फजल की पुस्तक कौन सी है? अकबरनामा। अकबरनामा का ही जिल्द कौन सा है? आइन ए अकबरी। कौन सा है? आइन ए अकबरी। ठीक है, अब आपके आ जाएंगी भाषाएं, बोलियां, कि कौन कौन सी बोलियां यहां पर बोली जाती है। फोटो खींच लो। किसकी है? भारत और, इतना मत सोचो, वहां से प्रसार है लैंग्वेज का, ज्यादा मत सोचो, खुदाई मत किया करो इनमें। सुनिए, अब राजस्थानी भाषाएं कि भाई राजस्थान की बोलियां कौन कौन सी हैं, वो आपके यहां पर विशेष हो जाएंगी। देखिए, अगर बोलियों की बात की जाए तो सबसे पहली बोली आपके हम कौन सी ले रहे हैं यहां? मारवाड़ी। कौन सी बोली है? मारवाड़ी। अगर मारवाड़ी बोली की बात की जाए तो मारवाड़ी बोली के संदर्भ में आपके देखिए, एक तो आता है विस्तार, एक तो विस्तार। अब विस्तार की बात हम करें तो विस्तार आपके देखिए, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का जितना भी क्षेत्र है, शेखावाटी से लेकर के बाड़मेर तक, डूंगर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी का क्षेत्र, जोधपुर, ये सब आपके क्षेत्र किसका है? मारवाड़ी बोली का। तो यहां आपके पूरा क्षेत्र शामिल कर लेंगे, अरावली के पश्चिम का, अरावली के पश्चिम का क्षेत्र किसमें आ जाएगा? मारवाड़ी बोली के विस्तार के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। अब देखिए, मारवाड़ी बोली है ये आपके भाषा एवं साहित्य एवं विस्तार के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध बोली है। साहित्य भी खूब है, विस्तार भी ज्यादा है, विस्तार सर्वाधिक है। तो देखो, साहित्य एवं विस्तार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है, सबसे समृद्ध है। सबसे समृद्ध बोली आपकी कौन सी हो गई? मारवाड़ी बोली हो गई। विस्तार भी सबसे ज्यादा है, ठीक है, और साहित्य भी आपके खूब लिखा गया है। ज्यादातर जैन साहित्य है ना, जैन साहित्य ने इसको एनरिच करने का कार्य किया है, जैन साहित्य ने आपके इसको विकसित करने का काम किया है, ठीक है। तीसरी बात, इसका साहित्यिक स्वरूप अगर देखा जाए, साहित्यिक स्वरूप, तो साहित्यिक स्वरूप कहलाता है डिंगल। साहित्यिक स्वरूप क्या कहलाता है? डिंगल। जब हम साहित्य की बात करेंगे तब हम डिंगल और पिंगल की बात करेंगे कि इनमें क्या अंतर है। या हम केवल इतना कह रहे हैं कि मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप है, ये क्या है? डिंगल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप डिंगल हो गया, साहित्य और विस्तार की दृष्टि से सबसे समृद्ध हो गई।
बाड़मेर से लेकर के जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, शेखावाटी, सारे क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जा रही है? मारवाड़ी बोली। अब मारवाड़ी बोली के अंतर्गत आपके कभी कभी एक बार प्रश्न पूछा गया है कि वेली किशन रुक्मणी की रचना किस में हुई है? तो मारवाड़ी में तो हुई। उन्होंने मारवाड़ी में भी उत्तरी मारवाड़ी नाम दे दिया। मारवाड़ी में भी क्या नाम दे दिया? उत्तरी मारवाड़ी। ठीक है, इस तरह आपके क्षेत्र के दृष्टिकोण से उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, उसको आप रख करके आंसर दे सकते हैं आसानी से इसके अंतर्गत। दूसरी बात आपके, अब एक चीज की हम आपकी बात करते हैं कि बोली की शुद्धता, विशुद्ध आपके बोली वो हमें कहाँ मिलेगी? जैसे मारवाड़ी बोली की शुद्ध रूप हमें देखना हो तो वो हमें कहाँ मिलेगा? जोधपुर। अब जोधपुर जिले में नहीं मिलेगा, ठीक है ना? आप जोधपुर शहर में नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा? जोधपुर शहर में। जैसे जयपुर है, ढूंढानी है जयपुर में। अब ढूंढानी यहाँ पर बिरले ही आप में से तो शायद ही कोई ढूंढानी बोल रहा हो, ठीक है ना? तो जहां क्योंकि यहाँ सांस्कृतिक समामेलन है। यहाँ सांस्कृतिक क्या है? समामेलन। और संस्कृति एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालती है, एक दूसरे को प्रभावित जरूर करती है। जैसे अब आपके कोई बीकानेर से यहाँ आ गया, कोई भरतपुर से यहाँ आ गया, कोई अलवर से आ गया, कोई डूंगरपुर से यहाँ आ गया। अब यहाँ से 3 महीने आपस में बैठने के बाद के तो डूंगरपुर वाला भरतपुर वाले के साथ बैठा हो, जोधपुर वाला आपके किसके साथ? जयपुर वाले के साथ बैठा हो, या धौलपुर वाले के साथ बैठा हो, तो आपके क्या होगा? थोड़ा बोलियों का रिसाव होता है, कल्चर का रिसाव होता है, और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा। और दोनों लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? दोनों। और दोनों लेके जाएंगे तो वो शुद्ध नहीं रह पाएगा, शुद्ध नहीं रह पाएगा। मिलावट हो गई। क्या हो गई? मिलावट हो गई तो उसमें आपकी शुद्धता नहीं रहेगी। इसीलिए हम आपके ये कहते हैं कि अगर आपको मारवाड़ी बोली का शुद्ध रूप देखना हो तो जोधपुर के आसपास के गांव में जाओ, और गांव में भी विशेषकर राजपूत महिलाओं में आपको बोली का शुद्ध रूप देखने को मिलेगा। देखो, बोली बड़ा आपके ऐसे विचित्र कलेवर उत्पन्न करती है बोली अपने आप में। जैसे मैं विशुद्ध ब्रजभाषी हूं, ठीक है ना? शुद्ध रूप से ब्रज बोलता हूं मैं नॉर्मल डेज में। नॉर्मल डेज का मतलब क्लासरूम से बाहर, ठीक है? अब सुनिए, एक बार यहीं पर मैं अब मेरी माताजी हैं, वो भी आपके ठोठ आपके ब्रजभाषी, ठीक है ना? और यहाँ मैं आपके एक मकान में रहता था राजपूतों के में रेंट पे। वहाँ आंटी जी ठोठ ढूंढानी, वो आपके बिल्कुल प्योर ढूंढानी। मेरी भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी कभी कभी। अंडिया, उंडीजा, आऊंचू, जाऊंचू, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो वो आपके समझ में नहीं आती कभी कभी। अब तो समझने लग गए। अब मैं आपके माताजी को यहाँ लाया, और माताजी को ला करके आपके मेरे को पढ़ाने जाना था, तो मैं कहला 1 घंटे आंटी जी के पास बिठा जाता हूँ। अब मैं भूल गया कि भाई कि ये बात क्या करेंगे, क्योंकि एक आपके उत्तर है और एक दक्षिण है, मामला ही गड़बड़ है। अब मैं आपके 1 घंटे के लिए माताजी को आपके आंटी जी के पास छोड़ के और कोचिंग चला गया। 1-1.5 घंटे बाद जब मैं आया तो दोनों की दोनों चौक में बैठी हुई थी, एक ही खाट पे, और जोर जोर से हंस रही थी दोनों ही। मैं अचंभे में रह गया कि हो क्या रहा है। मैंने आपके कमरे पे ले जाके माताजी को पूछा कि भाई कि ऐसी क्या बात चल रही थी कि जो इतनी जोर से हंसी आ रही थी, वरना आंटी की बात पे तो आज तक मेरे को हंसी नहीं आई थी। भाई समझ में ही नहीं आती लैंग्वेज तो कहाँ से हंसे? तो आपके उन्होंने जो जवाब दिया ना, उससे मेरे को अचंभा हुआ। उन्होंने कहा पता ही नहीं भैया, वो बोलती मेरे को हंसी आ जाती। यानी कि जो बोलने का लहजा मात्र है ना, लहजे मात्र से उन दोनों ने आपस में 1 घंटा पास कर लिया। क्यों? क्योंकि माइंड में एक बात थी कि पहली बार मिली है तो बढ़िया ही बोलेगी, अब हंस तो ले ही।
भगवान जाने क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और दोनों की कंडीशन ये थी, यानी एक नहीं कि एक की कंडीशन हो, दोनों की एक जैसी कंडीशन थी कि भाई पता किसी को नहीं था कि 1 घंटा कब निकल गया। तो ये है अपनी बोली भाषा, ठीक है, जो कहीं पर भी आप किसी के संपर्क में रहोगे तो कुछ ना कुछ छोड़ करके जाएगी, ठीक है, और कुछ ना कुछ लेकर के जाएगी, इसलिए शुद्धता आपके उसमें नहीं रह पाती, ठीक है। अब आपके देखो, अगर यहां पर मैंने बता दिया कि अगर इनको देखना है मारवाड़ी को, तो मारवाड़ी को आसपास के गांव में जाकर के टटोलो, जहां आपके सांस्कृतिक जो आपके समन्वय है वो कम हुआ है, ठीक है ना, कल्चरल इंपैक्ट आपके कम है। अब इस मारवाड़ी बोली की भी उपबोलियां हैं, क्षेत्र के हिसाब से ये अपना अपना रूप धारण कर लेती हैं, उपबोलियां हैं। उपबोलियों में अगर आप देखें तो जैसे आपके कौन सी आ जाएगी कि मेवाड़ी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, मेवाड़ी। अब मेवाड़ी में भी आप बात करें तो 2 तरह की, एक आपके कैसी मैदानी मेवाड़ी आ जाएगी, कैसी मैदानी मेवाड़ी आ जाएगी, और एक कैसी आ जाएगी, पर्वतीय मेवाड़ी। पर्वतीय मेवाड़ी में बच्चे को क्या बोलते हैं, कीका, इसलिए महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या हो गया। अब मेवाड़ी पर्वती। अब यहीं पर आपके देखिएगा एक बोली आती है धावड़ी, और धावड़ी बोली कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर। अगर इसी मेवाड़ी बोली को देखा जाए तो मेवाड़ी बोली को आपके देखो चित्तौड़ में देखने को मिलेगी, और कहां पर देखने को मिलेगी, उदयपुर में भी मिलेगी, और कहां पर, राजसमंद में भी, और कहां पर, भीलवाड़ा में भी। जो मेवाड़ का क्षेत्र है वहां पर कौन सी बोली है, मेवाड़ी। जो मेवाड़ का क्षेत्र है वो कौन सी है, मेवाड़ी बोली। ये चीज आपको याद रखनी है, क्यों, क्योंकि ये सांस्कृतिक उपविभाजन है। एक तो आप भौगोलिक विभाजन करते हो, और ये कैसा है, सांस्कृतिक विभाजन है। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढान, हाड़ौती। अब इनमें आपके इन्हीं नाम पर, ढूंढान में ढूंढानी, हाड़ौती में हाड़ौती, मारवाड़ी में मारवाड़ जो है उसमें मारवाड़ी, मेवाड़ में मेवाड़ी। अब देवड़ा चौहानों का शासन कहां पर था, सिरोही में, तो वो देवड़ा बाटी बोल लेते हैं। कौन सी बोल लेते हैं, देवड़ा बाटी। हाड़ा चौहानों का शासन कहां था, हाड़ौती में, तो वो हाड़ौती बोल लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके कैसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी आपके वहां नामकरण हो चुका है। अब देखिए दूसरी बात, एक चलो देवड़ा बाटी अभी बोल रहे थे ना, तो ये लो देवड़ा बाटी भी लो। देवड़ा बाटी कहाँ हो गई, सिरोही में। कहाँ हो गई है, सिरोही। सिरोही क्षेत्र में आपकी कौन सी हो गई, देवड़ा बाटी। एक आपके देखो कौन सी है, खैराड़ी। कौन सी है, खैराड़ी। खैराड़ी बोली कहां पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन सी हो गई, खैराड़ी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप और देखो कि एक हो गई गौड़बाड़ी। कौन सी है, गौड़बाड़ी। गौड़बाड़ी देखो जालौर की अहोर तहसील से, जालौर की अहोर तहसील से, अहोर से बालीपाली तक, बालीपाली तक कौन सी बोली है, गौड़बाड़ी। कौन सी बोली है, गौड़बाड़ी। इसके अतिरिक्त एक आपकी कौन सी हो गई, बागड़ी। ये कहां पर है, डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब ये बागड़ क्षेत्र है तो बागड़ी हो गई। अब यहां पर देखिएगा कि इस बोली पर गुजराती का प्रभाव ज्यादा है। किसका प्रभाव है, गुजराती का अधिक प्रभाव है। गुजराती का अधिक प्रभाव है कौन सी बोली पर, और ग्रियर्सन है ना, ग्रियर्सन। ग्रियर्सन कौन से, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम, इसने इसे भीली बोली कहा है। क्या कहा है, भीली बोली कहा है।
किसको कहा है भीली बोली? बागड़ी को, जो कहाँ बोली जा रही है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जा रही है। कहाँ बोली जा रही है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। इसके अतिरिक्त आप और देख रहे हैं ना बोलियां, तो बोलियों में एक आपकी कौन सी आ गई? थली। कौन सी है? थली। और एक कौन सी है? ढाटी। ढाटी कहां पर है? बाड़मेर में। एक बोली कौन सी हो गई? ढाटी। ढाटी आपके कहां पर है? बाड़मेर में। और ये जो थली क्षेत्र है ना, ये घग्गर नदी का बाटा है ना, उस क्षेत्र में आपके नाम है, इसलिए आपके एक कौन सी हो गई? थली। और थली कहां पर हो गई? उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान। ये आपके कौन सी हो गई? मारवाड़ी बोली हो गई। ठीक है, तो मारवाड़ी बोली अरावली के पश्चिम क्षेत्र में साहित्य एवं विस्तार के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध है। दूसरी बात आपकी क्या है कि साहित्यिक स्वरूप क्या कहलाता है? दिंगल। उपबोलियों में मेवाड़ी, देवड़ाबाटी, ढाटी, खैराड़ी, थली, गौड़वाड़ी, बागड़ी, ये सब किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की उपबोलियों के रूप में। ठीक है, फिर दूसरी बोली कौन सी आ जाएगी? ढूंढानी। कौन सी आ जाएगी? ढूंढानी। बढ़े आगे। उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है मेवाड़ी। वो सांस्कृतिक उपविभाजन है। मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती। अब हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली को हम अलग से आपकी बोली के रूप में रखते हैं, लेकिन फिर भी ढूंढानी की उपबोली के रूप में है हाड़ौती बोली। ठीक है ना, इस वजह से तो मेवाड़ क्षेत्र सांस्कृतिक विभाजन का हिस्सा है, ना कि आपके बोली के संदर्भ। हाँ, उपबोली के पर अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। कौन सी? मेवाड़ी स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बोली के रूप में अगर हम यहां देख रहे हैं तो वो आपके कौन सी है? ढूंढानी। सुनिए, ढूंढानी बोली है, देखिए जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुर व आसपास के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में। दूसरी बात आपके क्या है कि ईसाई मिशनरियों की अगर बात की जाए तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा पहली बार ढूंढानी बोली में ही बाइबल का ढूंढानी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो देखिए ईसाई मिशनरियों ने बाइबल का ढूंढानी अनुवाद प्रस्तुत किया है। बाइबल का ढूंढानी अनुवाद प्रस्तुत किया है आपके किन के द्वारा किया गया है? ईसाई मिशनरियों के द्वारा आपके किया गया है। अब और भी बात देखें कि दादू पंथ की रचनाएं इसी में हैं। दादू पंथ की रचनाएं ज्यादातर आपकी कौन सी बोली में हैं? ढूंढानी बोली में ही है। इसके अतिरिक्त और देखें आप कि ढूंढानी बोली के अंतर्गत और क्या शामिल हो सकता है कि भाई ढूंढानी बोली का साहित्यिक रूप
साहित्यिक रूप कहलाता है पिंगल। हालांकि जो पिंगल है ये पूर्वी राजस्थानी बोली का साहित्यिक रूप है जिसमें ब्रज भी शामिल हो जाती है। ठीक है, तो पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप आपकी क्या है? पिंगल। पूर्वी राजस्थान की मेजर बोली आपकी कौन सी हो गई? ढूंढानी। इसलिए हमने ढूंढानी के साहित्यिक रूप के रूप में किसे देख लिया है? पिंगल को। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपके पूर्वी राजस्थानी बोली का साहित्यिक रूप क्या है? पिंगल है। ठीक है, ढूंढानी बोली है। अब इसकी बात करें, वही बात आ जाएगी कि उपबोलियां कौन कौन सी हैं? कौन सी हैं उपबोलियां? अगर उपबोलियों की बात करें तो ये देखो, उपबोलियों में आ जाएंगी जैसे तोराबाटी, राजाबाटी, काठेड़ी, काठेड़ी, तोराबाटी, राजाबाटी, काठेड़ी, 84। कौन सी हो गई? 84। और 84 के अतिरिक्त आपकी कौन सी है? नागरचोल। नागरचोल। और आपकी कौन सी? जैसे किशनगढ़ी है, किशनगढ़ी को भी आपके इसी के अंतर्गत हम रख सकते हैं। अब इसमें देखिएगा, काठेड़ी बोली कहां पर है? दक्षिणी जयपुर में। काठेड़ी बोली कहां पर है? दक्षिणी जयपुर में। लेकिन तोराबाटी बोली है, ये तोराबाटी कहां पर है? जयपुर, सीकर व झुंझुनू का मिलता हुआ क्षेत्र, का मिलता हुआ क्षेत्र। ये मिलता हुआ क्षेत्र आपकी किस नाम से जाना जाता है? तोराबाटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहां पर बोली जाने वाली बोली भी आपकी कौन सी हो गई है? तोराबाटी बोली के रूप में देखी जा रही है। किसके रूप में देखी जा रही है? तोराबाटी बोली के रूप में देखी जा रही है। नेक्स्ट आपके देखिएगा कि मैंने आपके बताया कि ये सभी आपके किसके रूप में हैं? क्षेत्र के हिसाब से। किसके हिसाब से हैं? क्षेत्र के हिसाब से कि भाई कि कौन सा तोराबाटी क्षेत्र हो गया तो वहां पर बोली कौन सी हो गई? तोराबाटी बोली हो गई। कौन सी बोली हो गई है? तोराबाटी। अब देखिए, ये लिख लो। अब देखिए, राजाबाटी बोली है, ये कहां पर बोली जाएगी? जयपुर के पूर्वी हिस्से में। जयपुर के पूर्वी हिस्से में। पूर्वी हिस्से में आपकी कौन सी बोली गई है? राजाबाटी। काठेड़ी बोली कहां पर बोली गई है? जयपुर के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी भाग। 84 बोली कहां बोली गई है? ये आपके जो शाहपुरा जयपुर का जो क्षेत्र है, कौन सा? और नागरचोल बोली कहां पर बोली गई है? ये टोंक और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है, टोंक और सवाई माधोपुर का क्षेत्र है, यहां पर आपकी कौन सी बोली बोली जा रही है? नागरचोल।
ठीक है, तो ये आपके इसकी उपबोलियां। लेकिन एक बात देखिएगा कि हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली बोली की दृष्टि से सबसे क्लिष्ट बोली है, ठीक है ना, सबसे कठिन बोली, क्लिष्ट बोली अगर देखी जाए ना तो वो कौन सी है, हाड़ौती है। और हाड़ौती बोली को भी हम इसकी उपबोली के रूप में रख लेते हैं। हाड़ौती बोली को भी किसकी उपबोली के रूप में, ढूंढानी की उपबोली के रूप में। और ये आपके कहां पर, कोटा बूंदी क्षेत्र, कोटा बूंदी क्षेत्र। हालांकि कोटा बूंदी, बारां, झालावाड़ का जो क्षेत्र है ना, अब झालावाड़ का आपके ऊपरी जो हिस्सा है उसमें आपकी कौन सी बोली है, हाड़ौती। और इसमें आपके देखिए सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं, सूर्य मल मिश्रण की रचनाएं, मिश्रण की रचनाएं कौन सी बोली में है, हाड़ौती बोली के अंतर्गत ही रखी गई। और यहां पर भी आपको याद रखना है कि ढूंढानी बोली का भी शुद्ध स्वरूप अगर देखा जाएगा तो वो आपके जयपुर के आसपास के गांव में मिलेगा, जयपुर में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जहां पर सांस्कृतिक समागम ज्यादा है वहां पर आपके शुद्धता नहीं मिलेगी, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए। सीधा सीधा आपको तोराबाटी, राजाबाटी, काठेड़ी, चौरासी, नागरचोल आपके किसकी उपबोलियों में है, कि ढूंढानी बोली की उपबोलियों में। ज्यादा खुदाई नहीं करेंगे आपसे प्रश्नों की इनमें। नेक्स्ट आपके देखिएगा, बोले अब देखिए नेक्स्ट बोली के रूप में अगर हम देखें तो हम आपकी किसको ले सकते हैं, तीसरी मालवी। कौन सी बोली है, मालवी। अब देखिए मालवी बोली की उपबोलियों में बहुत सारी बोलियां आती हैं, लेकिन अपने कहां बोली जाती हैं, एमपी में बोली जाती हैं। वो ज्यादातर कहां बोली जाती हैं, एमपी में। लेकिन हमको मालवी का क्या देखना है, देखो मारवाड़ी, मारवाड़ी प्लस ढूंढानी, ढूंढानी का मिश्रण आपके क्या है, मालवी। मारवाड़ी प्लस ढूंढानी यानी छोटी कम मीठी मिलके ठीक ठाक मीठी हो गई, कौन सी। अब इस मालवी बोली पर मराठी, मराठी प्लस गुजराती, मराठी प्लस गुजराती का सीमित प्रभाव है। याद रखना, एक प्रश्न एक बार पूछा गया है कि मराठी बोली का प्रभाव राजस्थान की कौन सी बोली पर है, लेकिन कैसा है,
सीमित प्रभाव। ठीक है, और ये कैसी है? सबसे कर्णप्रिय बोली है। सबसे कैसी है? कर्णप्रिय, कर्णप्रिय बोली है। सबसे कर्णप्रिय बोली है। और अगर बोलने का मामला देखा जाए तो आपके कहां पर? मालवा प्लस झालावाड़ का जो क्षेत्र है, मालवा एमपी और झालावाड़ का जो क्षेत्र है, यहां पर आपकी कौन सी बोली बोली जा रही है? मालवी बोली बोली जा रही है। हालांकि झालावाड़ के साथ आपके कुछ मात्रा में प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो भी आपके इसमें शामिल है। कौन सा है? प्रतापगढ़। झालावाड़, प्रतापगढ़, मालवा का जो क्षेत्र है वहां पर। सुनिए, अब इस मालवी बोली की अगर उपबोलियों को देखा जाए, मालवी बोली की उपबोलियों को देखा जाए तो आपके इसमें नाम आते हैं। एक तो नाम आया रांगड़ी का। कौन सा नाम आया है? और एक नाम आया निमाणी का। हमारे लिए काम की यही है, रांगड़ी और निमाणी। हालांकि रतलामी है, उमटवाटी है, ये आपकी किसकी उपबोलियों में है? मालवी की। अब रांगड़ी बोली क्या है कि देखो, मालवी कौन सी है? मालवी प्लस आपके थोड़ी सी क्या मिला दी? मारवाड़ी। क्या मिला दी? मारवाड़ी। और क्या निकल आई? रांगड़ी। क्या निकल आई? और रांगड़ी अपनी कर्कशता के लिए प्रसिद्ध है। कर्कशता के लिए प्रसिद्ध है कि बंद कमरे में कोई आराम से भी बोल रहा है ना तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, भाई लड़ाई हो गई रे। ठीक है, कर्कशता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन राजस्थान की ऐसी उपबोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती। अब मालवा क्षेत्र के कुछ एक राजपूत परिवारों में सिमट करके रह गई है। कौन सी? रांगड़ी। इसके अस्तित्व पर संकट है। किसके? रांगड़ी के। मालवा क्षेत्र के कुछ परिवारों तक सीमित, छोटे से क्षेत्र में सिमट करके रह गई है। कौन सी? रांगड़ी। और निमाणी को हम आपके क्या बोलते हैं? दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जानते हैं। निमाणी को किस नाम से भी जानते हैं? दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जानते हैं। बस हो गई। दक्षिणी, अब देखो इसकी उपबोलियों में और आ जाएंगी। रतलामी है, पाटवी है, उमठवाड़ी है। इसकी और उपबोलियों को देखें ना तो उनमें कौन कौन सी आ जाएंगी? रतलामी है, पाटवी है, उमठवाटी है, उमठवाड़ी। किसकी उपबोलियां हैं ये? मालवी की ही उपबोलियों के रूप में देखी जाती है।
अब एक दो बोलियां और कर लो इसमें, जिसमें एक तो कौन सी आ जाएगी, मेवाती। एक अहीरवाटी है जो अलवर के आपके कुछ एक विशेष क्षेत्र में जो राठ क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। एक ब्रज बोली है जो भरतपुर आपके और थोड़ा सा अलवर क्षेत्र है उसको मिला के बोली जाती है। ठीक है, और बस, हाँ और क्या। देखो मान चलिए कोपचेम, बोले। देखिए एक बोली अगर अलग से हम कौन सी देख रहे हैं, मेवाती। कौन सी है, मेवाती। अब देखिए अलवर, भरतपुर, अलवर भरतपुर प्लस गुड़गावा। अलवर भरतपुर और गुड़गावा का क्षेत्र है ना जो मेव बाहुल्य क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, मेव बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर आपके कौन सी बोली बोली जाती है, और मेवाती बोली में मैंने बताया हिंदी व राजस्थानी, हिंदी व राजस्थानी को जोड़ने में पुल का कार्य, जोड़ने में पुल का कार्य, पुल का कार्य किसने किया है, मेवाती ने। और चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय इसकी आपके कौन है, एक है दयाबाई, एक कौन सी है, और एक कौन सी है, सहजोबाई। सहजोबाई ने लिख दी सहज प्रकाश, सहज प्रकाश, और दयाबाई ने लिख दी दयाबोध। ये आपके रचनाएं किसमें हैं, मेवाती बोली के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है, अब मेवाती बोली का इम्पैक्ट, इसका प्रभाव कौन सी बोली पर है, ब्रज। अब देखो मेवाती ने इसको प्रभावित किया है तो इसने मेवाती को प्रभावित किया है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। अलवर, अलवर का हालांकि कुछ ही क्षेत्र है, प्लस भरतपुर प्लस धौलपुर का जो क्षेत्र है वो किस में आ जाएगा, ब्रज बोली के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, ब्रज बोली के अंतर्गत। और एक आपके बोली कौन सी बोल रहे हैं हम, अहीरवाटी, अहीरवाटी। अहीरवाटी बोली है ये अलवर का जो राठ क्षेत्र है ना, राठ क्षेत्र, राठ क्षेत्र, इसको आपके हीरावल के नाम से भी जानते हैं। इस बोली को किस नाम से, हीरावल के नाम से भी जानते हैं। सुनो, हीरावल के नाम से भी इसे जानते हैं। और अहीरवाटी बोली आपके राठ क्षेत्र में बोली जाती है। हालांकि इसमें जयपुर की जो कोटपुतली का जो हिस्सा है, कोटपुतली तहसील का जो हिस्सा है, वो भी आपकी किसके अंतर्गत शामिल है, अहीरवाटी बोली के अंतर्गत शामिल माना जाता है। ठीक है, ये हमारी कुछ एक प्रमुख क्या हैं, बोलियां हैं। हालांकि मेवाती बोली की काठेर, मेवाती वगैरह आपकी इसकी उपबोलियां आ जाती हैं, मेवाती की भी उपबोलियां आ जाती हैं। ठीक है, ये मेजर आपकी बोलियां हैं। इसके पश्चात हमारा आपकी क्या आएगा, राजस्थानी साहित्य। तो राजस्थानी साहित्य लेखन की विधाएं और राजस्थानी साहित्य का विकास, ये हमारी अगली क्लास का क्या रहेगा, बिंदु रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।